हिमालय की गोद में, जहां हवा में ऑक्सीजन की कमी इंसान की सांसें उखाड़ देती है और तापमान खून को नसों में जमा देने की क्षमता रखता है, वहां एक ऐसी खामोशी फैली थी जो सामान्य नहीं थी। यह शांति किसी तूफान के आने की नहीं, बल्कि एक प्रलय के गुजर जाने के बाद की थी। 1962 के भारत चीन युद्ध को थमे हुए 3 महीने बीत चुके थे। बंदूकें खामोश हो चुकी थी। राजनेता दिल्ली और बीजिंग में बैठकर नक्शों पर लकीरें खींच रहे थे। लेकिन यहाँ 16,000 फीट की ऊंचाई पर रेजांगला के दर्रे में समय जैसे 18 नवंबर 1962 की रात पर ही रुक गया था। एक लद्दाखी चरवाहा अपनी भेड़ों को चराते हुए उस प्रतिबंधित क्षेत्र में दाखिल हुआ, जहां पिछले 3 महीनों से किसी इंसान ने कदम नहीं रखा था। उसने जो देखा वह किसी भी युद्ध के मैदान के दृश्य से अलग था। उसने देखा कि बर्फ से ढकी खाइयों में सैनिक अभी भी अपनी पोजीशन पर तैनात है। उनकी राइफलें दुश्मन की ओर तनी हुई है, उनकी उंगलियां ट्रिगर पर है। चरवाहा सहम गया। उसे लगा युद्ध अभी भी चल रहा है। वो भागने को तैयार हुआ, लेकिन तभी उसे एक अजीब बात महसूस हुई। कोई भी हिल नहीं रहा था, कोई सांस नहीं ले रहा था। वे सब जम चुके थे। वे मूर्तियां नहीं, बल्कि 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी के 120 बहादुर थे, जो मौत के बाद भी अपनी ड्यूटी पर डटे थे। यह इतिहास का एक ऐसा दुर्लभ क्षण था जिसे फ्रोजन टैब्लू कहा जाता है। युद्ध के 3 महीने बाद भी मेजर शैतान सिंह और उनके 114 साथी उसी जगह मिले जहां उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली थी। किसी की पीठ पर गोली नहीं थी, सबने छाती पर वार सहे थे। उन्होंने अपनी जगह नहीं छोड़ी थी। वे लड़े थे आखिरी आदमी और आखिरी गोली तक। आज हम उसी बर्फीले रेगिस्तान की यात्रा करेंगे और जानेंगे कि उस रात 120 भारतीय वीरों ने कैसे 3,000 से 5,000 चीनी सैनिकों की विशाल फौज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। यह कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं है, यह कहानी है अदम्य साहस, वफादारी और उस मिट्टी की कसम की जिसे रेजांगला कहते हैं। कहानी की शुरुआत उस गोलीबारी से नहीं होती जो 1962 में हुई, बल्कि उस विश्वास से होती है जो 1950 के दशक में पनपा था। भारत को अपनी आजादी पर गर्व था और वह अपने पड़ोसी चीन को एक दोस्त और सहयोगी के रूप में देख रहा था। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिल्ली की सड़कों से लेकर बीजिंग के गलियारों तक गूंज रहा था। लेकिन हिमालय के उस पार माओ जेडोंग का चीन एक अलग ही नक्शा तैयार कर रहा था। 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, जिससे भारत और चीन के बीच सदियों पुराना बफर स्टेट खत्म हो गया। अब दोनों एशियाई दिग्गजों की सीमाएं एक दूसरे से टकरा रही थी। 1957 में भारत को पता चला कि चीन ने चुपचाप भारतीय क्षेत्र अक्साई चीन के भीतर से एक रणनीतिक सड़क यानी स्ट्रेटेजिक रोड बना ली है, जो शिनजियांग और तिब्बत को जोड़ती है। यह भारत के लिए एक बड़ा झटका था। डिप्लोमेटिक टॉक्स विफल होने लगी, सीमा पर तनाव बढ़ने लगा। जवाब में भारत ने फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई। इसका उद्देश्य था विवादित क्षेत्रों में छोटी छोटी सैन्य चौकियां स्थापित करना, ताकि चीन के और अधिक अतिक्रमण को रोका जा सके। लेकिन समस्या यह थी कि इन चौकियों पर तैनात भारतीय सैनिकों के पास न तो पर्याप्त लॉजिस्टिक्स थी, न ही आधुनिक हथियार, और न ही उस जानलेवा ठंड से बचने के लिए उचित कपड़े। अक्टूबर 1962 आते आते चीन ने नेफा, जो अब अरुणाचल प्रदेश है, और लद्दाख दोनों मोर्चों पर भारी हमला बोल दिया। भारतीय सेना, जो संख्या में कम थी और तैयार नहीं थी, कई जगहों पर पीछे हटने को मजबूर हुई। लेकिन लद्दाख में एक ऐसी जगह थी जिसे खोना भारत बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वह थी चुशुल घाटी। चुशुल महज एक घाटी नहीं थी, यह लद्दाख का दिल था। यह 14,000 फीट की ऊंचाई पर एक हवाई पट्टी थी, यानी एयर स्ट्रिप थी। अगर चीन चुशुल पर कब्जा कर लेता तो उसके लिए लेह का रास्ता साफ हो जाता, और अगर लेह गिर जाता तो पूरा लद्दाख भारत के हाथ से निकल सकता था। चुशुल का महत्व इतना अधिक था कि भारतीय वायुसेना ने एक असंभव सा दिखने वाला मिशन अंजाम दिया। उन्होंने चंडीगढ़ से MMX-13 टैंकों को एंटोनोव AAN-12 विमानों में भरकर 14,000 फीट की ऊंचाई पर चुशुल एयरफील्ड पर उतारा। दुनिया के सैन्य इतिहास में इतनी ऊंचाइयों पर
टैंकों की तैनाती पहले कभी नहीं हुई थी, लेकिन टैंक केवल घाटी की रक्षा कर सकते थे। पहाड़ों की चोटियों पर बैठे दुश्मन को रोकने के लिए इन्फेंट्री की जरूरत थी। चुशुल घाटी की चारों तरफ से ऊंचे पहाड़ों ने घेर रखा था। इन पहाड़ों में कुछ ऐसे पासेस थे जहां से चीनी सैनिक घुस सकते थे, और इनमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खतरनाक पास था रेजांगला। रेजांगला की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई भारतीय सेना के सबसे प्रतिष्ठित बटालियनों में से एक 13 कुमाऊं रेजिमेंट को। यह वही बटालियन थी जिसने पहले और दूसरे विश्व युद्ध में अपना लोहा मनवाया था। लेकिन 13 कुमाऊं की चार्ली रेजिमेंट की सी कंपनी विशेष थी। यह एक प्योर अहिर कंपनी थी। इसके सभी 120 जवान अहिर समुदाय से थे, जो मुख्य रूप से हरियाणा के रेवड़ी, महेंद्रगढ़ और गुड़गांव के गांवों से आते थे। ये सैनिक पेशेवर हत्यारे नहीं थे, ये किसान के बेटे थे। वे हल चलाने वाले हाथ थे जिन्होंने देश की रक्षा के लिए बंदूक उठाई थी। अहिरवाड़ क्षेत्र का इतिहास वीरता की कहानियों से भरा पड़ा है। इनके लिए भागना शब्द शब्दकोश में नहीं था। उनका सामाजिक ताना बाना ऐसा था कि युद्ध में पीठ दिखाकर लौटने से बेहतर वे मरना पसंद करते थे। वे सब एक दूसरे को जानते थे। वे रिश्तेदार थे, भाई थे, पड़ोसी थे। यही भाईचारा ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उनका युद्ध घोष था दादा किशन की जय, यानी विक्ट्री टू लॉर्ड कृष्णा। जब यह नारा गूंजता था तो दुश्मन के दिल दहल जाते थे। इन 120 वीरों का नेतृत्व कर रहे थे एक राजपूत अधिकारी, मेजर शैतान सिंह भाटी। जोधपुर के एक सैन्य परिवार में जन्मे मेजर शैतान सिंह के पिता लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह भाटी ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना से लड़ाई लड़ी थी और ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित हुए थे। मेजर शैतान सिंह ने 1949 में जोधपुर स्टेट फोर्सेस ज्वाइन की और बाद में कुमाऊं रेजिमेंट में शामिल हुए। 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से आजाद कराने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। वे एक सख्त अनुशासन प्रिय अधिकारी थे, लेकिन अपने जवानों के लिए एक पिता समान थे। जब रेजांगला पर तैनाती का आदेश मिला तो उन्होंने अपने जवानों से कहा था, हम संख्या में कम हो सकते हैं, लेकिन हम उन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि वे हमारी आने वाली पीढ़ियों को याद रखेंगे। रेजांगला कोई साधारण पहाड़ी नहीं थी। यह 16,420 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक सकरा दर्रा था, जो चुशुल घाटी के दक्षिण पूर्व में स्थित था। यह स्पंगूर गैप से लगभग 11 किलोमीटर दक्षिण में था। यहाँ की स्थितियां नरक से कम नहीं थी। टेम्परेचर नवंबर की रातों में यहाँ पारा 0 से 30 डिग्री नीचे यानी -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता था। इतनी ठंड में अगर खुले हाथ मेटल को छू ले तो त्वचा चिपक जाती थी और मांस फट जाता था। यहाँ बर्फीली हवाएं हर समय तूफान की तरह चलती थी, जो किसी भी सामान्य कपड़े को बेअसर कर देती थी। मैदानी इलाकों के मुकाबले यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा आधी थी। थोड़ा सा चलने पर भी सांस फूल जाती थी। सबसे बड़ी त्रासदी यही थी कि हमारे सैनिकों के पास इस मौसम के लड़ने के लिए उचित कपड़े नहीं थे। उनके पास पार्कस और स्नो बूट्स की भारी कमी थी। कई सैनिक सिर्फ ऊनी जर्सी यानी वुलन जर्सी और कैनवास के जूतों में थे, जिनके अंदर वे अखबार के टुकड़े भरकर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे थे। हथियारों के मामले में भी पलड़ा एक तरफ था। भारतीय सेना द्वितीय विश्व युद्ध के जमाने की 303 ली एनफील्ड राइफल, जो बोल्ट एक्शन थी, यानी हर गोली चलाने के बाद उसे फिर से लोड करना पड़ता था, पुरानी हल्की मशीन गन्स और कुछ 3 इंच मोर्टार। वही चीनी सेना के पास आधुनिक टाइप 56 असॉल्ट राइफल्स, जो पूरी तरह ऑटोमेटिक थी, हेवी आर्टिलरी, 120 mm मोर्टार और रिकॉइललेस गन्स थी। रेजांगला की एक और बड़ी भौगोलिक खामी थी। यह अपनी ही बटालियन मुख्यालय और तोपखाने के बेस से एक ऊंची पहाड़ी श्रृंखला द्वारा अलग था। इसका मतलब था कि अगर रेजांगला पर हमला होता तो भारतीय तोपखाना उनकी मदद के लिए गोले नहीं दाग सकता था, क्योंकि बीच में अपनी ही पहाड़ी आड़े आ रही थी। मेजर शैतान सिंह और उनके 120 जवान पूरी तरह से अकेले थे, बिना किसी आर्टिलरी कवर के। 17 नवंबर की शाम सूरज ढलते ही रेजांगला पर अंधेरा और ठंडक छा गई। मेजर शैतान सिंह ने अपनी कंपनी को 3 प्लाटूनों में तैनात किया। प्लाटून नंबर 7 नॉर्थ फ्लैंक पर, प्लाटून नंबर 8 दर्रे के क्षेत्र में, प्लाटून नंबर 9 मुख्य कमान को पोस्ट के पास, और मोर्टार सेक्शन नायक राम कुमार के नेतृत्व में रिवर स्लोप पर। रात को सैनिकों ने हल्की रोशनी देखी। नीचे घाटियों में चीनी सेना की गाड़ियां अपनी हेडलाइट बंद करके चल रही थी, लेकिन उनकी आवाजें ऊपर तक आ रही थी। मेजर शैतान सिंह समझ गए थे कि दुश्मन जमा हो रहा है, तो उन्होंने रेडियो ऑपरेटर
रामचंद्र यादव को संदेश भेजने के लिए तैयार रहने को कहा। उस रात शायद किसी ने अपनी आंखें बंद नहीं की। उन्हें पता था कि सुबह मौत लेकर आएगी, लेकिन उनमें से कोई भी अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं था। घड़ी की सुइयां रात के 2 बजे को पार कर रही थी। हवा और भी तेज हो गई थी, जिससे किसी भी आवाज को सुनना मुश्किल हो रहा था। चीनी सेना ने अपनी पहली चाल चली। उन्होंने भारी हमले के बजाय चुपके से घुसपैठ की कोशिश की। प्लाटून नंबर 8 के सतर्क संतरी ने देखा कि नीचे नाले में कुछ हलचल हो रही है। चीनी सैनिक रस्सियों और हुक के सहारे ऊपर चढ़ रहे थे। वे चाहते थे कि भारतीय सैनिकों को नींद में ही दबोच ले, लेकिन अहिर जवान सो नहीं रहे थे। जमादार हरिराम ने धैर्य रखा। उन्होंने दुश्मन को और करीब आने दिया। जैसे ही चीनी सैनिक किलिंग जोन में आए, उन्होंने आदेश दिया, फायर। अचानक हुए इस जवाबी हमले से चीनी सैनिक हक्का बक्का रह गए। भारतीय सैनिकों का निशाना इतना सटीक था कि नाले में ही दर्जनों चीनी ढेर हो गई। जो बचे वे घबराकर पत्थरों के पीछे छुप गए या नीचे भाग गए। चार्ली कंपनी ने पहला हमला पूरी तरह विफल कर दिया था। पहली विफलता से बौखलाकर चीनी कमांडरों ने अपनी रणनीति बदल दी। सुबह के 5 बजते बजते उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अब वे चुपके से नहीं बल्कि ऐलान करके आए। अचानक रेजांगला की चोटियां धमाकों से गूंज उठी। चीनियों ने रिकॉइललेस गन्स, 120 mm मोर्टार और रॉकेटों से भारी बमबारी शुरू कर दी थी। भारतीय बंकर जो पत्थर और मिट्टी से बने थे, इस भारी मार को झेल नहीं पा रहे थे। कई बंकर सीधे हिट हुए और मलबे में दब गए। मेजर शैतान सिंह का कमांड पोस्ट हिल रहा था। रेडियो से डैमेज हो रहे थे। कम्युनिकेशन लाइंस कट चुकी थी। अब बटालियन मुख्यालय से संपर्क पूरी तरह टूट चुका था। मेजर शैतान सिंह जानते थे कि अब कोई मदद नहीं आएगी। उन्हें अपने ही दम पर लड़ना पड़ेगा। बमबारी रुकते ही चीनी इन्फेंट्री ने हमला बोल दिया। वे ह्यूमन वेव टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे थे। सैनिकों की एक के बाद एक लहरें, एक लहर गिरती तो दूसरी उसके ऊपर से चढ़कर आती। इनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि गोलियां कम पड़ रही थी, लेकिन दुश्मन कम नहीं हो रहे थे। लगभग 350 सैनिकों ने प्लाटून 7 और 8 पर सामने से धावा बोला, लेकिन 13 कुमाऊं के जवानों में फायर डिसिप्लिन दिखाया। उन्होंने तब तक फायर नहीं किया जब तक दुश्मन 90 मीटर की रेंज में नहीं आ गया। जैसे ही वे रेंज में आए, LMG और मोर्टार ने आग उगलना शुरू कर दिया। हवलदार निहाल सिंह और उनके साथियों ने अपनी LMG से ऐसी सटीक फायरिंग की कि चीनी हमले की दूसरी और तीसरी लहर भी उनके कदमों में ढेर हो गई। जीवित बचे हवलदार निहाल सिंह ने बाद में बताया, वे ऐसे गिर रहे थे जैसे आंधी में पेड़ से पके हुए फल गिरते हैं। सामने से हो रहे नुकसान को देखकर चीनी समझ गए कि इन मुट्ठी भर भारतीयों को सीधे मुकाबले में हराना मुश्किल है। उन्होंने एक धूर्त चाल चली। अंधेरे और धुएं का फायदा उठाकर लगभग 400 चीनी सैनिक रेजांगला के पीछे की ओर घूम गए। वे उस रास्ते से आए जहां से भारतीय सैनिकों को रसद मिलती थी। अब चार्ली कंपनी चारों तरफ से घिर चुकी थी। यह एक एनसर्कलमेंट था। जैसे ही पीछे से हमला हुआ, प्लाटून 7 और 8 पर दबाव बहुत बढ़ गया। चीनी सैनिक अब मशीन गन और ग्रेनेड लेकर बंकोड़े के ऊपर आ गए थे। लड़ाई अब दूर की नहीं बल्कि आमने सामने की हो गई थी। इस अराजकता के बीच एक व्यक्ति चट्टान की तरह खड़ा था, मेजर शैतान सिंह। वे अपने बंकर में सुरक्षित बैठ सकते थे, लेकिन उन्होंने नेतृत्व की एक नई मिसाल कायम की। वे दुश्मन की भारी गोलीबारी के बीच बिना किसी कवर के एक प्लाटून से दूसरे प्लाटून के बीच दौड़ रहे थे। वे अपने जवानों के कंधे पर थपथपा रहे थे, उनकी पोजीशन ठीक करवा रहे थे और कह रहे थे, शाबाश जवानों, अपनी जमीन नहीं छोड़नी है। हम अहीर है, हम कुमाऊनी है, हम भारतीय है। इसी दौरान एक चीनी मशीन गन की बर्स्ट ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। उनके बाएं हाथ और पेट में कई गोलियां लगी। खून का फव्वारा छूट पड़ा, लेकिन यह योद्धा गिरा नहीं। उन्होंने अपने जवानों को पट्टियां बांधने से मना कर दिया और उसी हालत में लड़ते रहे। सुबह के 7 बज चुके थे। गोला बारूद खत्म हो रहा था। कई LMG जाम हो चुकी थी। चीनी सैनिक अब बंकोड़ों के मुहाने पर खड़े थे। ऐसी स्थिति में किसी भी सेना के लिए सरेंडर करना एक सम्मानजनक विकल्प हो सकता था, लेकिन 13 कुमाऊं रेजिमेंट के लिए नहीं। जब गोलियां खत्म हो गई तो प्लाटून 7 के नायक सूरजाराम और नायक चंगीराम ने एक अद्भुत साहस दिखाया। उन्होंने अपनी राइफलों पर बायोनेट चढ़ाई और बंकरों से बाहर कूद पड़े। पूरी घाटी एक ही जयघोष से गूंज उठी, दादा किशन की जय। यह आधुनिक युग में मध्यकालीन युद्ध का दृश्य था। अहिर जवान जो अपने गांव में कुश्ती और पहलवानी के लिए जाने जाते थे, चीनी सैनिकों पर भूखे शेरों की तरह टूट पड़े। नायक सिंहराम जो एक पहलवान थे,
उनका किस्सा अविश्वसनीय है। जब उनकी राइफल की गोलियां खत्म हुई तो उन्होंने एक चीनी सैनिक को उसकी गर्दन से पकड़ा और उसे दूसरे चीनी सैनिक से लड़ा दिया। कहते हैं उन्होंने अपने हाथों से कई दुश्मन की गर्दनें तोड़ दी जब तक कि उन्हें घेर कर गोली नहीं मार दी गई। उनकी वीरता ने दुश्मनों के दिलों में भी खौफ भर दिया। सुबह के 8 बजे तक रेजांगला लाशों से पट चुका था। मेजर शैतान सिंह अब हिलने डुलने की स्थिति में नहीं थे। उनके पेट का घाव घातक था। उनके वफादार रेडियो ऑपरेटर रामचंद्र यादव और सिपाही फूल सिंह उन्हें वहां से निकालकर नीचे ले जाना चाहते थे। उन्होंने मेजर को अपनी पीठ पर लाद दिया, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि चीनी सैनिक बिल्कुल करीब आ रहे थे और मशीन गन से फायर कर रहे थे। मेजर शैतान सिंह समझ गए कि अगर वे उनके साथ रहे तो ये 2 जवान भी मारे जाएंगे। उन्हें इन गवाहों को जिंदा बचाना था ताकि वे देश को इस बलिदान की पूरी कहानी बता सके। मेजर ने अपनी पूरी ताकत बटोर अपना आखिरी आदेश दिया, मुझे यही छोड़ दो, यह एक आदेश है। तुम दोनों नीचे जाओ और बटालियन को बताओ कि हम कैसे लड़े। भारी मन और आंखों में आंसुओं के साथ रामचंद्र यादव ने अपने साहब को एक बड़ी चट्टान के आड़ में लिटा दिया। मेजर ने अपनी रिवॉल्वर चेक की, उसे अपने सीने से लगाया और जवानों को विदा किया। वह आखिरी बार था जब किसी ने इस महान योद्धा को जीवित देखा। 120 में से 114 जवान शहीद हो चुके थे। केवल 6 लोग जिंदा बचे थे, वे भी बुरी तरह घायल। रामचंद्र यादव किसी तरह लुढ़कते पड़ते पत्थरों से टकराते हुए नीचे बटालियन मुख्यालय की ओर बढ़े। दूसरी ओर हवलदार निहाल सिंह को चीनियों ने पकड़ लिया था, लेकिन रात के अंधेरे का फायदा उठाकर जब चीनी सैनिक अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, निहाल सिंह भाग निकले। नंगे पैर बर्फीली पहाड़ियों पर कई किलोमीटर चलकर वे वापस अपनी यूनिट तक पहुंचे। जब ये घायल जवान मुख्यालय पहुंचे और उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई तो पहले तो किसी को विश्वास नहीं हुआ। क्या 120 जवानों ने 1000 चीनियों को मौत के घाट उतार दिया? यह कैसे संभव है? दिल्ली में बैठे वरिष्ठ अधिकारियों और खुफिया एजेंसी को लगा कि ये जवान सदमे में है और डर के मारे कहानियां बना रहे हैं। उन्हें लगा कि शायद कंपनी बिना लड़े ही खत्म हो गई। रामचंद्र यादव को कई बार चेतावनी दी गई कि झूठ बोलने पर कोर्ट मार्शल हो सकता है। यह उन वीरों के लिए शारीरिक घाव से ज्यादा गहरा मानसिक घाव था। उन्हें अपनी वफादारी साबित करने के लिए सबूत की जरूरत थी और सबूत रेजांगला की बर्फ के नीचे दबा था। कहानी वापस वही आती है जहां से हमने शुरू की थी। फरवरी 1963 में जब मौसम थोड़ा खुला और चरवाहे की खबर मिली तो ब्रिगेडियर टी.एन. रैना ने एक विशेष मिशन भेजा। वहां पहुंचकर उन्होंने जो देखा उसने भारतीय सैन्य इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। ब्रिगेडियर रैना जो एक सख्त फौजी थे, फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने देखा कि हर एक जवान अपनी फाइटिंग पोजीशन में मृत पड़ा था। प्लाटून 7 के सभी जवान अपनी खाइयों में थे। नर्सिंग असिस्टेंट धर्मपाल दहिया के हाथ में अभी भी पट्टी और सिरिंज थी। वे मरते दम तक दूसरों की जान बचा रहे थे। मोर्टार सेक्शन के कमांडर नायक रामकुमार के पास मोर्टार के गोले खत्म हो चुके थे और वे अपनी राइफलों के साथ मिले। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि किसी भी जवान के शरीर पर पीछे से गोली का निशान नहीं था। सबने सामने से गोली खाई थी। इसका मतलब साफ था, कोई नहीं भागा। उन पर लगाए गए कायरता के आरोप झूठे थे। वे आखिरी सांस तक लड़े थे। मेजर शैतान सिंह का शरीर उस चट्टान के पीछे मिला। उनकी कलाई पर बंदी घड़ी अब भी चल रही थी। उनका शरीर जम गया था, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। और वहां एक ऐसा दृश्य भी था जिसने साबित किया कि वीरता की कोई सीमा या भाषा नहीं होती। चीनी सैनिक जिन्होंने हमारे जवानों को मारा था, वे भी उनकी बहादुरी के आगे नतमस्तक हुए थे। रिकवरी टीम ने पाया कि कई भारतीय सैनिकों के शवों को चीनियों ने सम्मानपूर्वक ब्लैंकेट से ढका था। तेज हवा में कंबल उड़ न जाए इसलिए उन्होंने कंबलों के कोनों पर पत्थर और अपनी बायोनेट्स गाड़ दी थी। यह एक दुश्मन द्वारा दी गई सबसे बड़ी सलामी थी। उन्होंने माना कि वे इंसानों से नहीं बल्कि चट्टानों से लड़े थे। चीनी रेडियो और दस्तावेजों ने बाद में स्वीकार किया कि रेजांगला की लड़ाई उनके लिए 1962 के युद्ध की सबसे कठिन और खूनी लड़ाई थी। भारतीय अनुमान के अनुसार उस रात करीब 1300 चीनी सैनिक मारे गए थे। 120 के बदले 1300। मिलिट्री एक्सपर्ट्स के लिए यह लड़ाई आज भी एक केस स्टडी है कि कैसे पुरानी 303 ली एनफील्ड राइफलों वाले सैनिकों ने ऑटोमेटिक हथियारों से लैस दुश्मन को रोका। इसका श्रेय जाता है मेजर शैतान सिंह की फायर डिसिप्लिन को। उन्होंने अपने जवानों को सिखाया था कि गोली बर्बाद मत करो, हर गोली एक दुश्मन के लिए होनी चाहिए। और दूसरा कारण था अहिर जवानों की शारीरिक ताकत। जब बंदूकें जाम हुई तो उन्होंने पत्थरों और खाली हाथों को हथियार बना लिया। रेजांगला की रक्षा ने चुशुल को बचा लिया। इस भारी नुकसान के बाद
चीन ने 21 नवंबर 1962 को एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी। अगर रेजांगला उस रात जल्दी गिर जाता तो शायद आज लद्दाख का नक्शा कुछ और होता। मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी कंपनी को रेजांगला कंपनी का नाम दिया गया। यह भारतीय सेना में किसी कंपनी को दिया गया दुर्लभ सम्मान है। हरियाणा की रेवाड़ी में और चुशुल में बनाए गए स्मारक आज भी उन वीरों की गवाही देते हैं। अहिर समुदाय के लिए यह लड़ाई उनकी अस्मिता और गौरव का प्रतीक बन गई है। इसे अक्सर बैटल ऑफ थर्मोपाइल से तुलना की जाती है, जहां 300 स्पार्टन्स ने हजारों फारसियों को रोका था। इतिहास अक्सर विजेताओं द्वारा लिखा जाता है, लेकिन रेजांगला की कहानी बलिदान ने लिखी है। 1962 का युद्ध भारत के लिए एक कड़वी याद हो सकता है, लेकिन रेजांगला उस अंधेरे में जलती हुई एक मशाल है। यह कहानी उन 120 लोगों की है जिन्होंने साबित किया कि हथियार और तकनीक महत्वपूर्ण है, लेकिन युद्ध अंततः उस जज्बे से ही जीता जाता है जो एक सैनिक के दिल में धड़कता है। जब भी आप लद्दाख जाए और चुशुल की हवाओं को सुने तो ध्यान से सुनिएगा। शायद आपको आज भी हवाओं में गूंजती हुई वह हुंकार सुनाई दे, दादा किसान की जय। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में बताएं कि आपको पता था इस युद्ध के बारे में। ऐसे और भी युद्ध के बारे में जानने के लिए चैनल के बाकी वीडियो चेक करें। जय हिंद।